हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 61। मुरारी का घर बनारस। शक्ति मुन्ना से बात करने घर आया था। सभी घर वाले मुरारी के घर पर ही जमा थे। शक्ति भी उनके साथ आ बैठा और जब उसने बताया कि भूषण ने मुन्ना पर गोली चला दी है तो ये सुनकर मुरारी के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। जब भूषणवा के बहुते पर निकल आए हैं, हम सलाह का पर ही काट दें हैं, मुरारी ने गुस्से से कहा। मुरारी चाचा, चिंता मत कीजिए, भूषण अब कानून के हाथों में है, बहुत लंबा अंदर जाने वाला है, शक्ति ने कहा। मुरारी, अपने गुस्से को ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। 10 दिन बाद घर में शादी है और हम कोनो तरह का तमाशा नहीं चाहते। मुन्ना से भी कहो कि अब पार्टी हाउस अपनी शादी के बाद ही ज्वाइन करें, शिवम ने कठोरता से कहा। अरे हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ कानून और दूसरी तरफ राजनीति। हमें काहे की चिंता, हम तो बस अब काशी और मुन्ना की शादी की तैयारियां करेंगे, मुरारी ने कहा। कानून से मुरारी का मतलब शक्ति से था और राजनीति का मतलब मुन्ना से, और ये सच भी था क्योंकि बनारस के जाने माने और मजबूत लोगों में मुरारी का नाम अब और पुख्ता हो चुका था। शक्ति ने मुरारी के मुंह से शादी का नाम सुना तो थोड़ा सा उदास हो गया। अनु की नजर शक्ति के बुझे हुए चेहरे पर पड़ी तो उसने कहा, क्या हुआ शक्ति, तुम ठीक हो ना? हाँ हम ठीक है, शक्ति ने कहा। अरे तो फिर चेहरा इतना बुझा काहे है? आई ने पूछा। कुछ नहीं आई, बस हमारे साथ शादी में आने वाला हमारा कोई अपना नहीं है, यही सोचकर थोड़ा सा मन उदास हो गया, शक्ति ने उदासी भरे स्वर में कहा। शक्ति की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग उदास हो गए। शिवम ने शक्ति की तरफ देखा और कहा, शक्ति, यहां बैठे सभी लोग तुम्हारे अपने हैं और काशी से शादी होने के बाद ये सभी अपने परमानेंट हो जाएंगे, इसलिए आइंदा से ये ख्याल अपने मन में भी मत लाना। और का तुम्हारे साथ बारात में ही तो जाना है ना, तो वो हम चल लेंगे। अरे बहुते लोग हैं बनारस में, तुम बताओ तुमको का चाहिए, चाचा, ताऊ, फूफा, भुआ, मौसी, अरे भाई सबका इंतजाम करवा देंगे, मुरारी ने कहा। शक्ति, हम सब तुम्हारे अपने ही हैं बिटवा, तुम काहे खुद को अकेला समझते हो? अब बनारस आ ही गए हो, यहाँ सबके बीच रहे हो तो सब अपने आप ही अपने लगने लगे हैं, आई ने प्यार से शक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहा। सबका प्यार देखकर शक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नजर सबको देखा और नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। अनु ने शक्ति की प्लेट में मीठा परोसते हुए कहा, पिता का प्यार तुम्हें शिवम जीजू से मिलेगा और सारिका दी, वो तो तुम्हें काशी से भी ज्यादा प्यार करने वाली है। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आप सब मिले। और आई, बनारस हम सिर्फ आज के लिए आए थे, आज शाम ही हमें इंदौर वापस जाना होगा, शक्ति ने कहा। तो आई ने हैरानी से कहा, अरे आज ही वापस क्यों? 10 दिन बाद शादी है, वापस जाकर का ही करी हो? शक्ति मुस्कुराया और कहा, अरे आई, शादी में जरूरत का सामान तो लेकर आए या ऐसे ही खाली हाथ चले आए? शक्ति की बात सुनकर सभी हंस पड़े और फिर शिवम ने कहा, शक्ति, शादी से 1 हफ्ते पहले नंदिता जी और उनका परिवार बनारस आ रहा है, क्यों ना तुम उनके साथ ही आ जाओ, शादी की रस्में भी साथ हो जाएगी। और हाँ, अपने पूरे स्टाफ को बुलाना, किसी तरह का सोच विचार मत करना, सब बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है पापा, शक्ति ने कहा। खाना खाने के बाद शक्ति सबके साथ हॉल में आ बैठा। शिवम, बाबा, मुरारी शक्ति को शादी में होने वाले फंक्शन और दूसरे सभी बंदोबस्त के बारे में उसे बताने लगे। बातें करते करते ही शाम हो चुकी थी। अनु ने कृष्णा से शाम की चाय बनाने को कहा और खुद सबके साथ बैठ गई। शक्ति ने घड़ी में समय देखा और कहा, आज शाम हमारी इंदौर के लिए ट्रेन है, जाने से पहले हम मुन्ना से मिलना चाहते थे, आप सब लोग बैठिए, हम मुन्ना से मिल लेते हैं। अरे हाँ शक्ति, इसमें पूछने की क्या बात है, हम मुन्ना को नीचे ही बुला लेते हैं। ए मुकेश, जरा मुन्ना को बुला कर लाओ, मुरारी ने कहा। शक्ति उठा और कहा, उन्हें परेशान मत कीजिए, हम मुन्ना से ऊपर जाकर ही मिल लेते हैं। अनु मौसी, क्या आप हमारी और मुन्ना की चाय ऊपर ही भिजवा देंगी? हाँ बिल्कुल, तुम चाय के साथ कुछ और भी लेना चाहोगे? अनु ने प्यार से पूछा। अरे नहीं, सिर्फ चाय, आप सबके साथ पहले ही इतना खा लिया है कि कल सुबह तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
शक्ति ने कहा तो सभी हंस पड़े और शक्ति सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शक्ति ऊपर चला आया। मुन्ना के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। शक्ति ने मुन्ना के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुन्ना स्टडी टेबल पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। उसने आंखों पर लगे चश्मे को उतार कर रखा और कुर्सी से उठते हुए कहा, हाँ आ जाओ। शक्ति मुन्ना के कमरे में चला आया। कमरा बहुत ही शांत और व्यवस्थित था, बिल्कुल मुन्ना के जैसे। पहली बार शक्ति मुन्ना के कमरे में आया था। मुन्ना ने कुर्सी खिसकाकर शक्ति को बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने बिस्तर पर आ बैठा। शक्ति कुछ कहता इससे पहले ही मुन्ना ने कहा, हम जानते ही थे कि तुम हमसे बात करने जरूर आओगे शक्ति। शक्ति ने हैरानी से मुन्ना की तरफ देखा और कहा, मुन्ना, हम यहाँ एक पुलिस वाले बनकर नहीं बल्कि काशी के होने वाले पति के रूप में आए हैं और तुमसे एक फैमिली मेंबर की तरह मिलने आए हैं। जानकर खुशी हुई शक्ति, लेकिन हमारे लिए इस वक्त तुम एक पुलिस वाले ही हो और इस वक्त हम तुम्हें अपनी फैमिली तो बिल्कुल नहीं मान रहे, तो क्यों ना मैन टू मैन ही बात करें? मुन्ना ने सहजता से कहा। शक्ति ने देखा कि मुन्ना में अभी भी उसके लिए गुस्सा भरा हुआ था और इंदौर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुन्ना ने शक्ति को अभी तक पूरी तरह से माफ नहीं किया है। शक्ति कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, मुन्ना, इंदौर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। हम मानते हैं कि कानून की मदद करने में हमने तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पीछे हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। हम जानते थे कि वो सब सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद ली, पर हमें ये नहीं पता था कि इन सब की वजह से मुरारी चाचा फंस जाएंगे और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं मुन्ना कि मुरारी चाचा सालों बनारस में विधायक रहे और यहाँ के लोगों के लिए काम करते रहे, लेकिन तुम भी जानते हो मुन्ना कि कहीं ना कहीं उनके तरीके सही नहीं थे और इसी वजह से उनका नाम इन सब में आया। हमसे गलती ये हुई कि हमने तुम्हें इन बातों से दूर रखा और तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस्तेमाल किसी बुरी मंशा के लिए नहीं था मुन्ना। हमारे लिए तुम हमारी फैमिली मेंबर जैसे ही हो और इस पूरी फैमिली में काशी के बाद अगर हम सबसे ज़्यादा किसी को पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा किसी के करीब हैं तो वो तुम हो मुन्ना। इसीलिए जब तुम हमसे मिले, बिना इंदौर से लौट आए, तो हमें सच में बुरा लगा। हमने काशी से भी कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन तब तक तुम वहाँ से निकल आए। पर इन सबसे भी ज़्यादा हैरानी हमें ये देखकर हो रही है कि तुम राजनीति में हो। तुमने राजनीति को क्यों चुना मुन्ना? तुम्हें तो राजनीति से नफरत थी ना, और तुम कभी राजनीति में आना चाहते ही नहीं थे। फिर अचानक से ये बात हमें बहुत बेचैन कर रही है। तुम्हारा राजनीति में आना हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। तुमने ऐसा क्यों किया मुन्ना? शक्ति एक ही लय में सब बातें कह गया और मुन्ना शांति से सुनता रहा। आखिर में शक्ति ने जब मुन्ना से राजनीति में आने का पूछा तो मुन्ना ने अपना गला साफ किया और बिस्तर से उठकर शक्ति के सामने कमरे में यहां से वहां घूमते हुए कहने लगा, शक्ति, जब हम छोटे थे तब एक लड़के ने हमारी बॉल ले ली। जब हमने उससे बॉल मांगी तो उसने देने से मना कर दिया। हमने उसे डराने के लिए कहा कि पापा विधायक हैं हमारे। ये सुनकर लड़के ने हमें थप्पड़ मार दिया और हम रोते रोते घर आ गए। उस दिन से हमें राजनीति से नफरत हो गई। हमें लगने लगा कि राजनीति बहुत ही फूहड़ चीज है, इसमें बस लोगों को बातों से डराया जाता है, और इसलिए हम अब तक राजनीति से खुद को दूर रखते आए थे। हम भले ही राजनीति से दूर रहे, लेकिन हमारे अंदर राजनीति कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा थी। तभी तो हम 5 साल अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट रहे। हमें देखकर सबको यही लगता था कि कॉलेज के बाद हम राजनीति में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हम अपने सपनों के लिए काम कर रहे थे और यहाँ एक बार फिर राजनीति हमारे काम का हिस्सा बन गई। हम ऐसे लोगों से जुड़ गए और ऐसे लोगों के लिए काम करने लगे जो राजनीति से जुड़े थे, और इसके चलते हमने पापा और उनकी कुर्सी को खतरे में डाल दिया। हमारी वजह से पापा को अपनी राजनीति छोड़नी पड़ी। उन्होंने आज तक हमसे इस बात की कभी शिकायत नहीं की, कभी एक शब्द नहीं कहा, लेकिन हर रोज उनकी आंखों में वो शिकायत हम देखते हैं। हम बनारस छोड़कर सिर्फ पापा के कहने पर नौकरी करने सिर्फ उनके लिए बेंगलोर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हम तुमसे मिले और तुमने हमसे मदद मांगी। तुम हमारे करीबी और काशी के होने वाले पति हो, इसलिए हमने तुम्हें मना नहीं किया, और जब तुमने मदद का मकसद बताया तो हम तुम्हें मना कर ही नहीं पाए।
पर उस मकसद में हमारे पापा भी हैं। इसका जिक्र तुमने हमसे नहीं किया था। तुमने जो कहा वो हमने किया, लेकिन तुमने क्या किया? जिस इंसान से हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तुमने उसी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मुन्ना ने आखिरी शब्द शक्ति के सामने आकर कहे। शक्ति जानता था कि मुन्ना अपनी जगह सही है, इसलिए वह खामोश रहा और मुन्ना के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। मुन्ना शक्ति को घूरता रहा और फिर पीछे हटकर कहा, तुम्हारी वजह से वो उन लोगों के सामने बेबस और लाचार खड़े थे, उन गलतियों के लिए सफाई दे रहे थे जो उन्होंने की ही नहीं। पहली बार वो किसी के सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़े थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस राजनीति का हिस्सा थे। उस दिन हमें समझ आया शक्ति की जिस चीज से हम अब तक भाग रहे थे, असल में वो बुरी नहीं थी। बुरी थी उसके अंदर फैली गंदगी, जो कोई देख ही नहीं पा रहा था। और उस गंदगी को जड़ से खत्म करने के लिए हमने राजनीति को चुना। मुन्ना की बात सुनकर शक्ति ने हैरानी से उसे देखा तो मुन्ना ने कहा, तुम्हें क्या लगा शक्ति, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या तुमसे बदला लेने के लिए हमने राजनीति चुनी है? नहीं, हमने राजनीति चुनी ताकि पापा की आंखों में अब तक देखते आ रही शिकायतों को दूर कर सके। हमने राजनीति चुनी ताकि अब तक जो काम हम छुपकर कर रहे थे वो अब सबके सामने कर सके। हमने राजनीति चुनी ताकि हम तुम्हें ये बता सके शक्ति कि एक सरल इंसान के साथ किया गया छल कैसी तबाही ला सकता है। शक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सर झुका लिया और चुपचाप मुन्ना की कड़वी बातें सुनता रहा। मुन्ना का दिल भी उदास हो गया। वह कभी भी शक्ति से इस तरह से बात करना नहीं चाहता था, लेकिन शक्ति को लेकर एक गुस्सा, एक तकलीफ उसके मन में थी। मुन्ना उसे निकाल देना चाहता था। मुन्ना खिड़की के पास चला आया और बाहर देखते हुए गंभीरता से कहने लगा, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो शक्ति कि इस राजनीति की वजह से कितने ही बेकसूर लोग नशे का शिकार हुए। उर्वशी, जिसकी इन सब में कोई गलती नहीं थी, उसे एक दर्दनाक मौत मिली और उसने हमारे हाथों में दम तोड़ दिया। कबीर, जो कि एक होनहार लड़का था, इन सब का शिकार हुआ और उसका करियर बनने से पहले ही बिगड़ गया। और हम जिसने हमेशा खुद को इस राजनीति के दलदल से दूर रखा और अपना काम करते रहे, पर जब देखा तो आखिर में अपने हाथों को इस दलदल से सना पाया। हम राजनीति में आए हैं ताकि खुद को माफ कर सके उस गुनाह के लिए जो हमने किया ही नहीं है। शक्ति ने सना तो सर उठाकर मुन्ना की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कृष्णा शक्ति और मुन्ना के लिए चाय ले आया। उसने ट्रे टेबल पर रखी और वहां से चला गया। मुन्ना खिड़की के पास ही खड़ा था। उसका मन भारी हो रहा था और वह शक्ति से अब इस बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 61। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय। कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सुनना ना भूलें मैं तेरी हीर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।